तो क्लियर एवरीवन, ठीक है। अब देखिए, अब सीआरआर को तो आप क्लियरली अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। नेक्स्ट रिजर्व रेशियो इज अबाउट एसएलआर, ठीक है। एसएलआर, एसएलआर क्या होता है? एसएलआर रेफर्स टू स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब सीआरआर में क्या था कि सीआरआर में ये बोला गया था दैट देयर इज अ मिनिमम परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल which a bank needs to maintain with the RBI in the form of cash। लेकिन आपका ये जो है एसएलआर क्या होता है? एसएलआर भी सेम है, बस थोड़ा सा एक मेजर डिफरेंस है, ये है that it is percentage of NDTL that a scheduled commercial bank, ठीक है, has to keep with itself, फोकस इन दिस वर्ड, विथ इटसेल्फ। आरबीआई के पास जमा नहीं करना है, उसको अपने ही बैंक में जमा करना है इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड और सिक्योरिटीज, और इन तीनों का किसी का भी कॉम्बिनेशन। क्लियर हो गया डिफरेंस क्या है सीआरआर और एसएलआर में? गॉट इट? सीआरआर में जो है आपका मिनिमम परसेंटेज आरबीआई के साथ रखना था, वो भी बस कैश, बट इन एसएलआर व्हाट इज हैपनिंग, उसको अपने ही बैंक में रखना है, और बस कैश नहीं, आप गोल्ड भी रख सकते हो, सिक्योरिटी भी रख सकते हो, या कॉम्बिनेशन भी, कि मान लो कुछ आप गोल्ड रख लिए, कैश रख लिए, या कुछ आप कैश और सिक्योरिटी मिला के रख लिए, वॉट एवर यू थिंक दैट यू आर एबल टू कीप। तो आपको समझ में आया? ठीक है। तो बेसिकली जो एसएलआर होता है और सीआरआर होता है, दोनों एक ही साथ वर्क करते हैं, ठीक है, एक ही जैसे वर्क करते हैं। इफ द बैंक इज इंक्रीजिंग, if the RBI is increasing CRR और SLR, इसका मतलब ये है कि आरबीआई जो है मार्केट से पैसे निकालना चाह रहा है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। इट इज डूइंग बिकॉज टू लोअर डाउन द इन्फ्लेशन, ठीक है। और ये बढ़ाए लेस कब करेगा? व्हेन सीआरआर एंड एसएलआर विल बी रिड्यूस्ड, तब रिड्यूस होगा जब उसको डिमांड जनरेट करनी है, जब उसको डिमांड जनरेट करनी है। क्लियर? समझ में आ गई बातें? ठीक है। चलिए, तो ये थे आपके कुछ रिजर्व रेट। अभी हम रिजर्व रेशियोज पढ़ रहे थे, तो आपको रिजर्व रेशियो में दो इंपॉर्टेंट चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम चल रहे हैं सेकेंड हमारे मॉनेटरी पॉलिसी टूल यूज्ड बाय आरबीआई टू हैंडल द मनी इन द मार्केट इज योर एलएएफ। एलएएफ को क्या बोलते हैं? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट। ये है हमारा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। क्लियर? अब ये जो है दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है, क्या होता है सबसे पहला? रेपो रेट, और दूसरा है रिवर्स रेपो रेट। ठीक है। बेसिकली रेपो जो है वो शॉर्ट फॉर्म है किसका? रीपरचेजिंग ऑर्डर। रीपरचेजिंग ऑर्डर को हम शॉर्ट में बोलते हैं रेपो। तो बेसिकली रेपो रेट क्या है? दिस रेपो रेट इज नथिंग बट इट इज a rate of interest at which RBI is giving short-term loans to scheduled commercial bank. क्या है? What is repo rate? Repo rate is nothing but it is a interest rate. It is a interest rate जो RBI चार्ज करता है, RBI charges to give short-term loans, ठीक है, to give short-term loans to scheduled commercial bank. क्लियर? क्या मतलब है? शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक को पैसों की जरूरत है,
बैंक विल गो टू द आरबीआई एंड विल आस्क फॉर द लोन। आरबीआई बोलेगा ठीक है भाई, आप मुझे अपनी सिक्योरिटीज मॉर्टगेज कर दीजिए, कीप योर सिक्योरिटीज एज अ मॉर्टगेज, और फिर मैं आपको दे देता हूँ लोन। और ये जो लोन जिस इंटरेस्ट पे देगा, जिस रेट पे देगा, वही आपका रेपो रेट। क्लियर एवरीवन? रिवर्स रेपो रेट उल्टा होता है। व्हेन आरबीआई कीप्स मनी, ठीक है, जब आरबीआई अपने पैसों को शेड्यूल कमर्शियल बैंक में रखता है, और जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक उस पे जो इंटरेस्ट परसेंट चार्ज करती है, रेट चार्ज करती है, वो क्या होता है? आपका रिवर्स रेपो रेट। बेसिकली व्हेन आरबीआई इज बोरोइंग फ्रॉम शेड्यूल कमर्शियल बैंक, सो द इंटरेस्ट चार्ज बाय एससीबी ऑन आरबीआई इज योर रिवर्स रेपो रेट। क्लियर गाइस? ठीक है, ओके। अब कभी कभी ऐसी भी स्थिति हो सकती है बैंक को कि बहुत ज्यादा जल्दी अर्जेंट नीड पे जो है बैंक को लोन चाहिए, ठीक है, इट इज वेरी इमरजेंसी केस। उसके लिए एक और ऑप्शन है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है, अच्छा ये बात ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर, दैट रेपो रेट इज ऑलवेज ग्रेटर देन रिवर्स रेपो रेट। क्या बोला मैंने? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा रेपो रेट 4% है, तो रिवर्स रेपो रेट कभी भी 4% से ज्यादा नहीं होगा। इट विल बी बिलो इट ओनली 3.5, 3.8 और एनीथिंग। क्लियर? चल, अब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है? एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू that there may arise a situation where banks are in urgent need of money। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या होता है, ऐसे शेड्यूल कमर्शियल बैंक विच इज हैविंग करेंट अकाउंट विथ आरबीआई, ऐसे कोई भी बैंक जिनके करेंट अकाउंट है आरबीआई के साथ, वो लोन ले सकते हैं, ओवरनाइट लोन ले सकते हैं। दिस इज, अब कम समय के लिए ले दे रहे हो तो वो शॉर्ट टर्म है। ठीक है, क्लियर एवरीवन? तो ओवरनाइट शॉर्ट टर्म लोन के लिए मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी ले सकते हैं, और कितना ले सकते हैं? हाउ मच? अप टू 1% ऑफ देयर एनडीटीएल। एनडीटीएल फॉर एग्जांपल नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज जो है किसी बैंक का 50 लाख है, 1% कितना होगा 50 लाख का? 1% विल बी 50,000। ठीक है, तो बेसिकली 50,000 तक का ओवरनाइट लोन ये बैंक ले सकता है। I hope you got it clear, and always remember a very important thing, that this MSF, it is always 0.25% above repo rate। मतलब अगर मान लो रेपो रेट मेरा 4% है, दिस इज माई रेपो रेट, इफ रेपो रेट इज माई 4%, तो मेरा एमएसएफ क्या होगा? एमएसएफ विल बी 4.25। अगर रेपो रेट मेरा 6.5% है, तो एमएसएफ मेरा क्या होगा? 6.75%। इसी परसेंट को बेसिस पॉइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेसिस पॉइंट। ये क्या होता है? 25 बेसिस पॉइंट द एमएसएफ। अब समझिए मैं क्या सेंटेंस को बोल रही, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। द एमएसएफ इज 25 basis point more than the repo rate। तो 25 basis point is nothing but 25% की बात कर रहा है। सॉरी, ये डेसिमल में अगर आप लगाओगे तो ये 0.25, ठीक है, 0.25 का इंक्रीज बोल रहा। क्लियर? गॉट इट? 0.25% का इंक्रीज बोल रहा है। अब आप समझ गए होंगे क्या चीज है एमएसएफ। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? व्हाट वी हैव लर्नड अबाउट इट? हम पढ़े रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर,
ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, आई एम गिविंग यू 1 मिनट, तब तक आप इसको लिख रहे हैं तो लिख लीजिए। चलिए, अब नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी टूल है जिसका नाम है ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्लियर। थर्ड वन वाज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। फोर्थ पे आ जाते हैं जो कि है हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसको हम ओएमओ के नाम से भी जानते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है। देखिए, अब पहले तो आप सिस्टम समझो। ठीक है। अगर मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा है, ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, अगर मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा है तो आरबीआई क्या करेगा? पैसा अगर ज्यादा है मतलब लोगों के पास मनी ज्यादा है, when the people are having more money they will buy more things। तो जो प्रोडक्ट जो कंज्यूमर खरीद रहे हैं वो आखिर में शॉर्टेज होने लगेगा जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आ जाएगी, राइट? जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आ जाएगी। तो आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई मार्केट से पैसे लेगा। ठीक है। आरबीआई क्या करेगा? इट विल टेक आउट द मनी फ्रॉम द मार्केट। ठीक है। अब देखो, दो सिनेरियो है, टू कर्ब इन्फ्लेशन, भाई इन्फ्लेशन को बचाने के लिए, टू इंड्यूस लिक्विडिटी, पैसे मार्केट में देने के लिए, और टू जनरेट डिमांड, डिमांड को बढ़ाने के लिए, और यहाँ पे डिमांड को कम करने के लिए। दो इक्वेशन आपकी बनी। ठीक है। इन्फ्लेशन को कम करना है, डिमांड कम करना पड़ेगा। यहाँ पे डिमांड ही नहीं है, डिमांड जनरेट करना पड़ेगा। आरबीआई आता है, आरबीआई बोलता है कि चलो मार्केट से पैसे निकालने पड़ेंगे। इन्फ्लेशन के लिए वी नीड टू टेक आउट द मनी फ्रॉम मार्केट, मार्केट से जो है मनी निकालना पड़ेगा हमको। इसके लिए आरबी क्या करता है? आरबीआई जो है, आरबीआई सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी। कोई भी चीज बेचने पे क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल आई एम सेलिंग यू अ नोटबुक वर्थ ऑफ 100 रुपीज। मैंने आपको नोटबुक दिया, आपने मुझे 100 रुपए दे दिए। तो मैं जब नोटबुक सेल कर रही हूँ तो मैं आपसे पैसे ले रही हूँ, मतलब मार्केट से आई एम स्क्वीजिंग आउट द मनी। ठीक है, स्क्वीजिंग आउट द मनी। तो इसीलिए आरबी जो है क्या करती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करती है। व्हेन आरबीआई विल सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन द मार्केट, उनको पैसे मिलेंगे, भाई बेचने से पैसे मिलेंगे ना। तो जब पैसे मार्केट से वो स्क्वीज आउट हो जाएंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा? आपकी डिमांड भी कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा क्योंकि मार्केट में तो अब मनी ही नहीं है, मनी है बट कंपैरेटिवली कम मनी। क्लियर। अब इस सिनेरियो में क्या करना पड़ेगा? इस सिनेरियो में वी नीड टू गिव मनी इन द मार्केट, वी नीड टू गिव मनी इन द मार्केट। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आरबीआई विल बाइज जीसेक, आरबीआई खरीदेगा। खरीदने से क्या होगा? वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक हाथ से लेगा और दूसरे हाथ से मार्केट में पैसे डाल देगा। तो इसी को हम बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, व्हेन द आरबीआई इज डूइंग साइमल्टेनियसली बोथ द ऑपरेशंस और एनी वन ऑपरेशंस एट एनी पर्टिकुलर टाइम, उसको आप क्या बोलते हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशंस। समझ में आ गई बातें? ठीक है। क्लियर एवरीवन? चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये थे बेसिकली हमारे आरबीआई के क्वांटिटेटिव टूल्स विच आरबीआई इज यूजिंग टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द मार्केट। ठीक है। क्वांटिटेटिव टूल्स मैंने आपको यहाँ पे बताया था, क्वांटिटेटिव टूल्स। अब हम थोड़ा सा क्वालिटेटिव टूल्स के बारे में हम बात करते हैं।
देखो उसके पहले आई वॉन्ट टू टेल यू एन एग्जाम्पल. इफ यू वॉन्ट, फॉर एग्जाम्पल यू आर ए टीचर इन द स्कूल, ठीक है, and you are having a student who is very naughty in the class, very naughty. There are two things which you can do to control him or her. First thing, either beat with the stick, ठीक है. पहला चीज होगा या तो आप उसको मारो, झापड़ मारो, डंडा मारो, जो भी मारो जिससे उसका जो एक्टिविटी है वो कंट्रोल में आए. बट ये इलीगल हो गया, राइट? दिस इज इलीगल एंड इट इज नॉट गुड. इससे कोई गारंटी नहीं है कि जो बच्चा है वो सुधर ही जाएगा. हो सकता है वो आपसे गुस्सा होके और ज्यादा बदमाशी करे, ठीक है. दूसरे हैंड पे एक और ऑप्शन है कि आप उसको प्यार से बैठा के समझाओ, ठीक है, कि भाई if you will do like this your marks will not be good, you will not be having a very positive result and you will fail and eventually you have to repeat the class. ऐसे उसको समझाओ. तो आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन आपको बेटर लग रहा है बताइए. ऑप्शन नंबर 2, यस, ठीक है. जब आप उसको सॉफ्टली, when you are using your soft power to influence that kid, there are high chances that he will understand your emotions, feelings and whatever you have said and he will obey it, ठीक है. तो इसी तरह से आरबीआई भी एक्शंस परफॉर्म करता है और इस एक्शंस को बोलते हैं हम क्वालिटेटिव टूल्स. क्या बोलते हैं? क्वालिटेटिव टूल्स. क्वालिटेटिव टूल्स में क्या होता है? आरबीआई पैसों से एक्टिविटी नहीं करता है, वो शेड्यूल कमर्शियल बैंक के साथ सॉफ्ट पावर यूज करता है. जैसे फर्स्ट वन, डायरेक्ट एक्शन. अब ये डायरेक्ट एक्शन क्या है? देखो, कोई भी बैंक, एनी शेड्यूल कमर्शियल बैंक, इफ इट इज नॉट ओबेइंग द आरबीआई गाइडलाइंस, ठीक है, if it is not cooperating with the central bank in achieving any objective, आरबीआई डायरेक्ट एक्शन लेगा. डायरेक्ट एक्शन में क्या क्या हो सकता है भाई? इट विल चार्ज इंटरेस्ट, इट विल refuse to discount the bills, ठीक है. तो ऐसे ही बहुत सारे एक्शंस ले सकता है आरबीआई टू इन्फ्लुएंस अ बैंक. ये कब करता है? व्हेन द शेड्यूल कमर्शियल बैंक इज नॉट कोऑपरेटिंग विद सेंट्रल बैंक, ठीक है. क्लियर? तो ये आपका पहला वाला हो गया, डायरेक्ट एक्शन. नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट इज योर मॉरल सुएजन, ठीक है, कि आप भैया बैंक को कॉल करो या बैंक के जो लीडर्स हैं, उन चेयरमैन हैं, उनको बुलाओ, सीईओ जो है उनको बुलाओ, बैठाओ, चुपचाप बात कराओ, समझाओ, परसुएड करो, ठीक है, रिक्वेस्ट करो. द सेम विथ विच गांधी डिड फॉर द ब्रिटिशर्स, ठीक है. गांधी जी ने मॉरल सुवेजन का ही पाथ लिया था टू किक आउट ब्रिटिशर्स, ठीक है. क्लियर? नेक्स्ट इज योर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, जिसको हम पीएसएल भी बोलते हैं. अब पीएसएल भी एक क्वालिटेटिव टूल है which is compelling the banks to give loans to the needy people, ठीक है, द नीडी वंस, जैसे आपके पुअर्स हो गए, एमएसएमईज हो गए, है ना, एंड सो ऑन. तो ये जो है आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वालिटेटिव टूल्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है. क्लियर हो गई बातें? दो और आता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, जो सेट करता है आरबीआई, सेट्स द मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, ठीक है. For example, if RBI wants to control the flow of credit to a particular sector, for example, the RBI wants to have this amount of money in the railway sector. तो उस रेलवे सेक्टर के लिए आरबीआई क्या करेगा? हाई मार्जिन सेट कर देगा, ठीक है. और उसके वजह से एज अ रिजल्ट द कस्टमर विल टेक लेसर लोन्स फॉर दैट सेक्टर. अब 25% लोन है भाई, है ना, आप लोन दे रहे हो, लोन आपको चाहिए, तो रेलवेज में आरबीआई क्या चाह रहा है कि लोन कम ले लो, तो उसके लिए क्या करेगा आरबीआई? आरबीआई उसके लिए इंटरेस्ट रेट ज्यादा कर देगा, तो लोग कम लोन लेंगे. दिस इज योर मार्केट रिक्वायरमेंट.
So I hope you got it what is qualitative tools and what is quantitative tools. Giving you a few seconds to memorize it. Clear? चलिए अब हम आगे देखते हैं थोड़ा इन्फ्लेशन के बारे में. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. महंगाई. ठीक है. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू महंगाई कब बढ़ती है. जब डिमांड ज्यादा हो जाए और सप्लाई कम हो जाए. तो ये जो मिसमैच ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है ना, इसी के वजह से आपका इन्फ्लेशन होता है. क्लियर. तो बेसिकली the rate at which the general level of prices for goods and services rises, eroding the purchasing power. ये eroding the purchasing power का मतलब क्या है. ये मतलब है कि मान लीजिए आज आप 10 रुपए से एक नोटबुक खरीद ले रहे हैं. ठीक है. यू आर एबल टू बाय वन नोटबुक फ्रॉम 10 रुपीज, बट इस नोटबुक का प्राइस हो गया 20 रुपीज. तो क्या अब वो 10 रुपए को कोई वैल्यू रहा नोटबुक खरीदने में. नहीं. बेसिकली इट हैज रिड्यूस्ड, इरोज द परचेजिंग पावर ऑफ रुपीज 10. अब कॉजेज. इन्फ्लेशन के कॉजेज बहुत सारे हो सकते हैं. एक हो सकता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू when the people are demanding more but the supply in the market is less. When demand is more and supply is less, इससे होगा आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन. नेक्स्ट इज कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन. नेक्स्ट क्या है. कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. इसमें क्या होता है. इसमें ये होता है. ये तो देखिए ये आपका बायर पर्सपेक्टिव है क्योंकि बायर ही डिमांड करेगा. बट ये जो कॉस्ट पुश पुश है ना, ये आपका सप्लायर पर्सपेक्टिव है. जब सप्लाई साइड में प्रॉब्लम आने लग रही है, फॉर एग्जाम्पल द एम्प्लॉयर्स आर वेरी लेस, पीपल आर नॉट विलिंग टू वर्क इन द कंपनी, तो उसके वजह से जो है आपका प्राइस हाइक होगा. फॉर एग्जाम्पल इफ ए ओनर ऑफ ए कंपनी हैज इंक्रीज द सैलरी ऑफ इट्स एम्प्लॉयज, तो ऑब्वियस सी बात है जो वो सैलरी इंक्रीज किया है उसको तो वो कवर अप करेगा. कवर अप कैसे करेगा. अपने आगे के मार्केट प्रोडक्ट्स को, प्राइस को बढ़ा के. ठीक है. तो ये कॉस्ट पुश हो गया. ऑलवेज रिमेंबर डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाय बायर्स एंड कॉस्ट पुश इज बिकॉज ऑफ सेलर्स. बिल्ट इन इन्फ्लेशन. अब ये ऐसा इन्फ्लेशन है जो मार्केट स्ट्रक्चर की वजह से होता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे जैसे आपके टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन आ रहे हैं तो वैसे वैसे बन रहा है. आपका ये इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हुआ, टेक्नोलॉजी चेंज हुआ, तो इसके वजह से चीजों की प्राइसेस बढ़ रहे हैं. राइट. प्राइसेस इंक्रीजिंग. यू कैन सी द आईफोन प्राइस इज सब्सिक्वेंटली इंक्रीजिंग. है ना. यू कैन सी द लैपटॉप प्राइस और भी जितने भी चीजें हैं जो सब उनके स्ट्रक्चर की वजह से चेंज हो रही है, वो आपका बिल्ट इन इन्फ्लेशन होता है. और बेसिकली इन्फ्लेशन जो है चार टाइप्स के होते हैं. क्रीपिंग मतलब ये बहुत स्लो इन्फ्लेशन हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल अभी आपका 10% इन्फ्लेशन हुआ, अगले साल 10.2% इन्फ्लेशन हो गया, फिर अगले साल 10.23% इन्फ्लेशन. तो बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है. तो ये आपका क्रीपिंग है. अब वहीं वॉकिंग देखो तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दो. ये आपका 11%, ये आपका 11.7% एंड सो ऑन. क्रीपिंग से थोड़ा सा स्पीड उसकी बढ़ गई. गैलोपिंग. गैलोपिंग तो और स्पीड बढ़ जाएगी. 12%, 15% एंड सो ऑन. एंड हाइपर इन्फ्लेशन इज वेरी बैड बिकॉज इट इज हाइपर इन नेचर. 10% से 30% इन्फ्लेशन हो जाना, 30% से 60%. तो बेसिकली द वेनेजुएला कंट्री, आप लोग जानते भी होंगे, इट हैज फेस द हाइपर इन्फ्लेशन सिचुएशन जहां पे इन्फ्लेशन 200-300% तक भी इंक्रीज हो गई थी. क्लियर. ओके. नेक्स्ट हम बात करेंगे फाइनेंशियल मार्केट की. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लियर एवरीवन.
आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो बेसिकली देखिए मार्केट जो है ना दो टाइप्स के होते हैं। क्लियर? मार्केट कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका मनी मार्केट, दूसरे होते हैं आपके कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट नाम से समझ में आ रहा है कि बेसिकली इट विल बी फॉर शॉर्ट टर्म, क्योंकि पैसे का लेन देन जो है जनरली जल्दी जल्दी होता है, राइट? तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट क्या होता है? कैपिटल का मतलब क्या होता है? एसेट जनरेशन, और एसेट जनरेट करने में समय ज्यादा लगता है, इसीलिए इट इज योर कैपिटल मार्केट। क्लियर हो गई बातें? ओके, चलिए। तो बेसिकली कैपिटल मार्केट की आप एग्जांपल देखो, जैसे स्टॉक्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, ठीक है। इन ऑल दीज मार्केट्स यू आर स्टोरिंग योर मनी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। एंड ऑन द अदर हैंड इफ यू टॉक अबाउट मनी मार्केट, तो मनी मार्केट का देखिए ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, दीज आर वेरी शॉर्ट टर्म लोन्स फॉर 30 days, 90 days, 180 days, ठीक है। बट कैपिटल मार्केट जो है वो बड़े होते हैं। कौन कौन इंस्टीट्यूशन है जो रोल प्ले करता है कैपिटल मार्केट में? स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स, म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स। क्लियर? ये तो बेसिक चीजें हैं। आई होप गॉट इट। चलिए, अभी तक हमने क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा, राइट? चलिए, हाँ, तो यही है बेसिकली ओवरऑल अभी तक हम जो कर रहे थे उसी का ये इलेबोरेशन है। पॉलिसी रेट्स देखिए, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, वी हैव डन अबाउट योर ओएमओ, सीआरआर, एसएलआर, ठीक है। ये सारी चीजें हम कर लिए हैं। ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, basically it is a process by which the changes in the central bank policy rates affect economy। ठीक है, कैसे इकोनॉमी को अफेक्ट कर रहा है आरबीआई का बैंक पॉलिसी, ये आपका बताता है। चैनल क्या क्या हो सकते हैं, कैसे सेंट्रल बैंक अपने पॉलिसी रेट को चेंज करती है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के या घटा के, क्रेडिट चैनल, किसी सेक्टर को ज्यादा पैसे देके, एक्सचेंज रेट चैनल एंड एसेट प्राइस चैनल। So these are basically the channels through which RBI control its money. Clear? चलिए, अब स्टैंसेस क्या क्या ले सकता है। पहला है अकोमोडेटिव स्टैंड। एकोमोडेटिव का मतलब क्या होता है? किसी को हेल्प करना, ठीक है। इट्स फॉर द, आप बोल सकते हो किसी को हेल्प करना। तो हेल्प करने के लिए सेंट्रल बैंक क्या करेगा भाई? लोअर कर देगा इंटरेस्ट रेट, है ना। इंटरेस्ट रेट को कम कर देगा, तो लोन और सस्ते में बिकेगा, पीपल और ज्यादा लोग खरीदेंगे। तो ये एकोमोडेटिव हो गया, लोगों के लिए हेल्प है, एक तरह का वेलफेयर है, तो इसीलिए इसको एकोमोडेटिव स्टैंस बोलते हैं। न्यूट्रल स्टैंस क्या होता है? न्यूट्रल स्टैंस इज नथिंग बट इट इज दैट टाइम व्हेन आरबीआई जो है वो इंटरेस्ट रेट को स्टेबल रखेगी, न्यूट्रल, ना तो ज्यादा ना तो कम। क्लियर? टाइटनिंग स्टैंस, टाइटनिंग स्टैंस इज ए स्ट्रिक्ट फॉर्म, स्ट्रिक्ट होके इसके लिए आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी। बढ़ाएगी क्यों? मैंने बताया, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए। कभी भी कोई भी रेशियो अगर बढ़ रहा है, चाहे वो सीआरआर हो, एसएलआर हो, इंटरेस्ट रेट हो, the primary motive to do all these things is the one that is to control inflation। Got it? चलिए, अब कुछ अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स भी हैं। सबसे पहला देखो, क्वांटिटेटिव ईजिंग। ये क्या है भाई? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। The central bank purchases long-term securities to increase the money supply and encourages lending and investment। क्वांटिटेटिव ईजिंग अगर आप इसको हिंदी में अनुवाद करें, तो हिंदी में अनुवाद करने का मतलब है कि हम छूट दे रहे। ईजिंग मतलब छूट देना। किस चीज में छूट देगा बैंक? सेंट्रल बैंक। वो भी देखो, सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट पे छूट देगा, ठीक है। क्या करेगा? या तो वो इंटरेस्ट रेट को
ईज कर देगा, या तो वो परचेज करेगा सिक्योरिटी। जब बैंक इज परचेजिंग सिक्योरिटी फ्रॉम द मार्केट, ही नीड्स टू गिव द मनी इन बैक। भाई कोई चीज को आप खरीद रहे हो, परचेज कर रहे हो, तो फ्री में तो खरीदोगे नहीं, पैसे तो देने पड़ेंगे आपको। तो खरीदने से आरबीआई क्या करता है, मार्केट में पैसे को इन्फ्यूज भी कर देता है, विच इन टर्न इज इंक्रीजिंग द डिमांड एंड हेंस योर इन्वेस्टमेंट। भाई when the people are having money then only they will invest। क्लियर। अब नेक्स्ट आपका टाइप है फॉरवर्ड गाइडेंस। ये क्या है, व्हाट इज योर फॉरवर्ड गाइडेंस? बेसिकली सेंट्रल बैंक communicates future policy intentions to influence expectations and economic behavior। ठीक है। अब जो सेंट्रल बैंक है वो जो है आगे वो क्या स्टेप लेने वाला है, ठीक है, व्हाट ही और शी इज गोइंग टू टेक स्टेप फर्दर, दैट इज योर फॉरवर्ड गाइड। आगे का गाइडेंस देता है बैंक कि भाई आगे मार्केट में ऐसा हो सकता है, तो दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग दिस एंड स्टेप। सो दैट इज योर फॉरवर्ड गाइडेंस। Negative interest rate. The central bank sets the nominal interest rate below zero to encourage spending and investment। भाई जीरो से भी इंटरेस्ट रेट कम है तो मतलब कि पैसा मार्केट में बहुत ज्यादा है। एंड व्हेन द मनी इज वेरी हाई इन द मार्केट, व्हाट विल हैपन, पीपल विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग एंड हैव द इकोनॉमी साइकिल विल स्टार्ट टू वर्क। ठीक है। okay. तो बेसिकली हमने इसमें क्या पढ़ा, मॉनेटरी पॉलिसी इज डन बाय आरबीआई। ठीक है, ये हमने समझ लिया, सेंट्रल बैंक करती है। क्यों करती है? ताकि वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करे, इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करे, एंड फाइनली टू अचीव द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इंपॉर्टेंस क्या है? इट विल प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। क्लियर एवरीवन? आई होप इट इज क्रिस्टल क्लियर इन योर माइंड। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो टूल्स यूज करती है आरबीआई, कौन कौन से टूल्स है? क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में रिजर्व रेशियोज, सीआरआर, एसएलआर। Then comes your liquidity adjustment facility, marginal standing facility, open market operation, and then in your qualitative में moral suasion, credit rationing, PSL, etc. क्लियर? तो ये था आपका मॉनेटरी पॉलिसी। अब हम आगे बढ़ेंगे फिस्कल पॉलिसी पे। ठीक है। मैंने आपको बताया था कि पॉलिसी दो टाइप्स की होती है। द फर्स्ट वन इज मॉनेटरी पॉलिसी विच इज हैंडल्ड बाय आरबीआई, सेंट्रल बैंक, एंड फिस्कल पॉलिसी जो है गवर्नमेंट हैंडल करती है। 1 मिनट का समय लीजिए, थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए माइंड में, एंड देन वील स्टार्ट विथ फिस्कल पॉलिसी। क्लियर? I apologize for my voice. My throat is not supporting me. That's why I am little slow. चलिए अब समझते हैं फिस्कल पॉलिसी क्या होती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी तो आरबीआई हैंडल कर रहा था भाई, मनी सप्लाई मार्केट में। अब देखते हैं गवर्नमेंट कैसे मनी सप्लाई हैंडल करती है अपने फिस्कल पॉलिसी से। बेसिकली द यूज ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्शन एंड एक्सपेंडिचर।
तो रेवेन्यू कलेक्शन कैसे होगा गवर्नमेंट का? टैक्स से, ठीक है। इट इज इम्पोजिंग टैक्सेस, दैट इज व्हाई इट इज एबल टू कलेक्ट द रेवेन्यू। एक्सपेंडिचर कैसे होगा? व्हेन इट विल स्पेंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो यही जो रेवेन्यू है, एक्सपेंडिचर है, उसी से जो है गवर्नमेंट अपना फिस्कल पॉलिसी वर्क कराती है। क्लियर? व्हाट इज द एम ऑफ दिस फिस्कल पॉलिसी? इकोनॉमी का ग्रोथ, full employment, price stability, and finally equitable distribution of income. Clear? चल तो टाइप्स क्या क्या होते हैं फिस्कल पॉलिसी का वो समझते हैं। सबसे पहला है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। देखो, एक्सपेंशनरी का मतलब क्या है? एक्सपैंड करना, बढ़ाना। अब आरबीआई कैसे बढ़ाती थी? इंटरेस्ट रेट को कम करके। जब इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो बैंक जो है ज्यादा लोन दे पाएंगे, पीपल और ज्यादा खरीदेंगे, इन्वेस्टमेंट होगी। अब गवर्नमेंट कैसे एक्सपैंड करेगी मनी मार्केट में? गवर्नमेंट तो ऐसा नहीं कर सकती कि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा घटा दे, वो तो आरबीआई का काम है। लेकिन गवर्नमेंट अपना स्पेंडिंग बढ़ा सकती है और टैक्स को रिड्यूस कर सकती है। ठीक है? क्लियर? टैक्स को रिड्यूस कर सकती है। देखो, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट से कंफ्यूज मत होना, ठीक है। जो टैक्सेशन है वो आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम है। तो इंटरेस्ट रेट आरबीआई बढ़ाती घटाती है, टैक्सेशन कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो बेसिकली अगर गवर्नमेंट ज्यादा स्पेंड करेगी, कहाँ स्पेंड करेगी भाई? इंफ्रास्ट्रक्चर में। आज एक बहुत बड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर बना जहां पे लोगों को काम दिया जाएगा, ठीक है। तो व्हेन द पीपल विल गेट एम्प्लॉयमेंट, इससे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, लोगों को जॉब ज्यादा मिलेगी, एंड हेंस पीपल विल बी हैविंग गुड अमाउंट ऑफ मनी इन देयर पॉकेट्स, एंड देन फाइनली इन्वेस्टमेंट विल बी डन। ये होता क्यों है? ये इसलिए होता है ताकि हम इकोनॉमिक के ग्रोथ को स्टिमुलेट कर सके। नेक्स्ट है आपका कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। इसी का उल्टा होगा, एक्सपेंशनरी का ही उल्टा कॉन्ट्रैक्शनरी होगा। आरबीआई को मार्केट से पैसे निकालना है क्योंकि दिख रहा है, गवर्नमेंट को दिख रहा है कि फ्यूचर में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल रिच और पुअर के डिवाइड बढ़ सकते हैं, तो इसलिए आई वांट टू लोअर डाउन द इन्फ्लेशन। कैसे करेगी? जब अपना गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम कर देगी या तो फिर टैक्स को बढ़ा देगी। इससे क्या होगा? When there is less spending of the government, there will be less money in the market. The tax is increasing, the people will give more tax, they will have less money in the pocket, and hence the demand will go down, and hence inflation will be stabilized. Aim है to control inflation. Clear? चल अब फिस्कल पॉलिसी के कंपोनेंट्स क्या क्या है? पहला है आपका गवर्नमेंट रेवेन्यू। गवर्नमेंट को रेवेन्यू कहाँ से मिलता है? सबसे पहला टैक्स से मिलेगा और दूसरा नॉन टैक्स से मिलता है। टैक्स कौन कौन से टैक्स हैं? इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी। और नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या है? जो टैक्सेस के अलावा जो रेवेन्यू आ रहा है, जैसे फीस हो गया, किसी पे फाइन हो गया, डिविडेंड्स हो गया फ्रॉम द पब्लिक एंड। डिविडेंड्स का मतलब होता है प्रॉफिट। अगर कोई गवर्नमेंट की कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है तो वो तो ऑब्वियस सी बात है दैट प्रॉफिट विल बी गिवन टू गवर्नमेंट, और वही गवर्नमेंट का इनकम भी है। क्या ये टैक्स से आ रहा है? नो, इट इज कमिंग फ्रॉम नॉन टैक्स सोर्स। ठीक है? क्लियर? तो रेवेन्यू तो समझ में आ गया आने का। अब एक्सपेंडिचर देख लेते हैं। एक्सपेंडिचर क्या होगा? सबसे पहला कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होगा? कैपिटल का मतलब क्या होता है पहले आप ये बताओ। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल? कैपिटल रेफर्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड करना, एसेट क्रिएट करना। ठीक है? एसेट क्रिएट करना इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हुआ, जैसे रेलवेज बनाना, रेलवे ट्रैक बिछाना, है ना,
और एमएसएमई हेल्प करना क्रिएट करने में, एटसेट्रा एटसेट्रा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का डेवलपमेंट होना, ऑल दीज थिंग्स आर फोकसिंग व्हाट, इट इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर? ठीक है, ये तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। अब अगला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब ऐसे खर्च जिससे हमको लाभ नहीं हो रहा है, देर इज नो प्रॉफिट ऑफ द गवर्नमेंट इन दिस एक्सपेंडिचर। देखो, खर्च दो टाइप के होते हैं, एक फालतू खर्च, एक इन्वेस्टमेंट। आप जिम जाते हो, उसका जब आप फीस दोगे तो वो आपके लिए एक एक तरह का इन्वेस्टमेंट है आपके हेल्थ पे। लेकिन अगर आप यू आर ईटिंग द जंक फूड डेली, बाहर का अनसन खाना वाना, तो वो आपका फालतू के खर्च है, राइट, जिसका कोई नीड नहीं है। दैट इज ओनली हार्मिंग योर बॉडी, नथिंग एल्स। तो वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे सैलरी देना, सब्सिडी देना, इंटरेस्ट को पे करना। तो आप एक इक्वेशन ध्यान रखेंगे, वो इक्वेशन ये है कि भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर से, 1 मिनट, माय पेन गॉट हैंग्ड। कैपिटल एक्सपेंडिचर से या तो एसेट बनेगा, या तो एसेट बनेगा या लायबिलिटी कम होगी, मतलब दोनों तरफ से फायदा है। जैसे एसेट आप बनाए, उसमें आपको खर्च हुआ, तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में जाके वही एसेट आपको पैसे जनरेट करने में हेल्प करेगा। लायबिलिटी कम करना मतलब जो आपने लोन लिया हुआ है किसी दूसरे एजेंसी से, फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड बैंक से लोन अगर इंडिया लेती है, तो उसको फुलफिल अगर करती है, तो वो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि कभी ना कभी आपको उसको पे आउट तो करना ही था। ठीक है, अब इसी तरह से एक और होता है, अब इसी तरह से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ना तो एसेट बनता है, ना तो आपकी लायबिलिटी कम होती है, तो ये तो फालतू खर्च हो गया फिर। यस, ठीक है, जैसे सैलरी देना, सब्सिडी देना। देखो, आप बोलोगे सब्सिडी तो मैं फालतू नहीं है, आई कैन अंडरस्टैंड, द सब्सिडी इज अ वेरी गुड थिंग फॉर द नीडी वंस, यस, बट द गवर्नमेंट के लिए वो प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिटेबल नहीं, वो वेलफेयर के लिए कर रही है। ठीक है, दैट इज अदर थिंग, कि इट्स अ गुड इंटेंशन ऑफ गवर्नमेंट, यस, बट इट इज नॉट गिविंग एनी प्रॉफिट। तो आई होप यू गॉट इट। क्लियर? तो ये पॉइंट्स आप लिख लीजिए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर से या तो आपका एसेट क्रिएट होगा या लायबिलिटी कम हो जाएगी, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से या तो आपका, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ना तो आपके एसेट बनते हैं, ना आपके लायबिलिटी कम होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बजट की। एवरीवन नोज अबाउट बजट, ठीक है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन दिस इकोनॉमिक्स ऑल्सो, तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। देखिए, बजट बेसिकली होता क्या है? बजट इज नथिंग बट इट्स, ये एक तरह का अकाउंट बुक है, जिसमें गवर्नमेंट अपना बजट लिखती है। जैसे आप भी अपना बजट लिखते होंगे कि भाई आपको इस महीने, इन दिस मंथ यू आर हैविंग 20 रुपीज इन योर हैंड, आपके हाथ में 20 रुपीज है, सॉरी, इस मंथ में आपको 20,000 मिला एज अ पॉकेट मनी। अब इस 20,000 को आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल करोगे, ठीक है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल करोगे, यही तो आपका बजट बताएगा। ठीक है, दिस इज ओनली योर कैलकुलेशन ऑफ द बजट। क्लियर? ठीक है, तो यही है। तो बेसिकली बजट डेफिसिट क्या होता है? बजट डेफिसिट, सी बेसिकली बजट डेफिसिट तब होता है, कोई भी चीज का डेफिसिट होना मतलब कि कमी आ जाना। ठीक है, किसी भी चीज का डेफिसिट होना मतलब कमी आ जाना। इसका मतलब कि गवर्नमेंट के पास जितना इनकम था, उससे ज्यादा उसने स्पेंड कर दिया। गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट स्पेंड मोर देन इट अर्न्स। और दूसरे भाषा में बोले तो भाई गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो है रेवेन्यू से ज्यादा हो गया है।
जितना वो कमा नहीं रही है उतना ज्यादा तो खर्च कर रही है, तो क्या होगा, जो आपने 20,000 का बजट बनाया था वो तो डेफिसिट में चला गया, क्योंकि आपने खर्च कर दिया 40,000 का, तो डेफिसिट कितने का हुआ, 20,000 का डेफिसिट हो गया। क्लियर? गेटिंग व्हाट इज डेफिसिट? अब इसी का उल्टा होता है सरप्लस। सरप्लस क्या होता है? जब आपके पास 20,000 था लेकिन आपने जो है 10,000 एक्सपेंस किया, योर एक्सपेंडिचर वॉज ओनली 10,000, तो आपका सरप्लस कितना हो, 10,000 का सरप्लस आपको हो गया। क्लियर? इट ऑकर्स व्हेन गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सीड एक्सपेंडिचर। यस, ऑब्वियसली, इजी इक्वेशन। क्लियर? चल, तो बेसिकली ये तो हमने बजट का पढ़ा। बजट डेफिसिट, भाई बजट में जितना आपने रेवेन्यू लिखा उससे आपका एक्सपेंडिचर एक्सीड हो गया। अब फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट पूरा पूरा बजट के अलावा भी, ठीक है, बजट के अलावा भी जो गवर्नमेंट का पूरा टोटल एक्सपेंडिचर व्हेन इट एक्सीड्स द टोटल रेवेन्यू। अभी बजट का जो डेफिसिट था वो तो बस बजट तक ही सीमित था, बट गवर्नमेंट बस बजट तक ही सीमित तो नहीं रहती है, दैट इज वर्किंग आउट ऑफ द बजट ऑल्सो। तो द टोटल एक्सपेंडिचर एक्सीड्स टोटल रेवेन्यू, इसी में बजट भी आ रहा है आपका, इट इज इंक्लूसिव ऑफ बजट, तो आपका होता है फिस्कल डेफिसिट। क्लियर? लेकिन इसमें से आप बोरोइंग को हटा के, फिस्कल डेफिसिट में बोरोइंग नहीं होता, व्हेन यू आर एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स दैट इज योर एफडी। गॉट इट? ठीक है। अब फिस्कल डेफिसिट, डेफिसिट आ रहा है तो उससे इम्पैक्ट क्या है? भाई सबसे पहला इम्पैक्ट तो ये है कि गवर्नमेंट के ऊपर जो पब्लिक डेट है वो बढ़ गया, ठीक है, कर्ज बढ़ गया और उसको फिर बोरो करना पड़ेगा। इन्फ्लेशनरी प्रेशर हो गया, राइट, इन्फ्लेशनरी प्रेशर। एंड क्योंकि देखो इन्फ्लेशनरी प्रेशर कैसे, क्योंकि ये हुआ कैसे, डेफिसिट हुआ कैसे, क्योंकि गवर्नमेंट ने स्पेंड ज्यादा किया, और जब गवर्नमेंट स्पेंड ज्यादा करती है तो लोगों के हाथ में भी पैसे ज्यादा आते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग फॉर पीपल, है ना, तो पीपल आर ऑल्सो गेटिंग मनी इन देयर हैंड, है ना, पीपल आर ऑल्सो गेटिंग मनी इन देयर हैंड, इन टर्न व्हाट इज हैपनिंग, आपका इन्फ्लेशन और हाई इंटरेस्ट रेट। अब इन्फ्लेशन ज्यादा है, इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा है, तो बेसिकली ये तो किसी के लिए सही नहीं, so that is why it is having a very bad impact. What? Fiscal deficit. Got it? Clear everyone? चल, so I hope you got the difference between the budget deficit and fiscal deficit. Next देखते हैं फिस्कल पॉलिसी एंड इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। ठीक है, देखिए सबसे पहला तो मेजर्स क्या क्या होते हैं, देखो काउंटर साइक्लिक मेथड एक होता है। काउंटर साइक्लिक मेथड मतलब, साइक्लिक मेथड क्या होता है, साइकिल में चलना। ठीक है, देखो साइक्लिक मेथड क्या होता है, when the economy is good, ठीक है, when the economy is good government is having more money, ठीक है, तो गवर्नमेंट स्पेंड करेगी, गवर्नमेंट स्पेंड्स ड्यूरिंग गुड इकोनॉमी। ठीक है, ये आपका साइक्लिक मेथड हो गया। और गवर्नमेंट स्टॉप स्पेंडिंग, गवर्नमेंट स्टॉप स्पेंडिंग ड्यूरिंग बैड इकोनॉमी। भाई इकोनॉमी खराब है तो हम स्पेंड नहीं कर रहे, इकोनॉमी अच्छी है तो हम स्पेंड कर रहे हैं, मतलब साथ साथ में चल रहा है, साइक्लिक है ये। लेकिन एक दूसरा टाइप आता है काउंटर साइक्लिक। इसमें क्या होता है, जब इकोनॉमी गुड होती है, अच्छा खासा पैसा आता है इकोनॉमी में, तो उस समय गवर्नमेंट सेव करती है। ठीक है, काउंटर साइक्लिक में क्या होता है, गवर्नमेंट सेव्स ड्यूरिंग बूम पीरियड, कि भैया बचा लेते हैं अभी पैसा जो है,
आगे फ्यूचर में काम आएगा जब पीपल विल फेस सम डिफिकल्टी। ठीक है। और गवर्नमेंट स्पेंड करेगी कब कब स्पेंड करेगी बताइए? ड्यूरिंग रिसेशन। ऑब्वियसली बात है भाई, रिसेशन अगर आ गया इकोनॉमी में, ठीक है, इफ यू आर गोइंग अकॉर्डिंग टू द साइक्लिक मेथड, तब तो आप रिसेशन में कुछ नहीं करोगे, तो गवर्नमेंट फिर किस काम की? When in recession the government is not able to do anything for its people, then what is the need for government? ठीक है, वेलफेयरिज्म तो रहा ही नहीं फिर। तो इसीलिए काउंटर साइक्लिक मेथड को बहुत अच्छा मेथड बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो सिस्टम है बहुत अच्छा है। क्योंकि देखो, जब इकोनॉमी में रिसेशन है तो पीपल वांट्स मनी, पीपल वांट्स जॉब, बहुत सारी दिक्कतें फेस करते हैं लोग। तो उस समय गवर्नमेंट को रोल प्ले करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द मनी विच हैज बीन सेव्ड बाय गवर्नमेंट ड्यूरिंग द बूम पीरियड, वो कहाँ जाके यूज होता है? वो जो है फाइनली आपका रिसेशन में जाके यूज होता है। तो काउंटर साइक्लिक इकोनॉमी अच्छा था। यस। ठीक है। तो आप देखिए फिस्कल पॉलिसी के टूल्स क्या क्या है। हम टूल्स पढ़े थे किसका? मॉनेटरी पॉलिसी का। क्या क्या टूल्स थे याद करिए? रिजर्व रेशियोज थे, ओपन मार्केट ऑपरेशन था, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी था, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है। तो अब फिस्कल पॉलिसी के क्या क्या टूल है? पहला तो टैक्सेशन है, या तो आप टैक्स बढ़ा दो या तो घटा दो। ठीक है। तो दैट विल इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक एक्टिविटी। नेक्स्ट इज योर गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ठीक है। डायरेक्ट फंड्स टू स्पेसिफिक सेक्टर टू बूस्ट इकोनॉमी ग्रोथ। आप लोगों ने सुना होगा न्यूज़पेपर में that government has given this much crore to the agriculture sector and all that. Why it is doing? So that इकोनॉमी के ग्रोथ को वो बूस्ट कर सके। थर्ड इज सब्सिडी। गैस सब्सिडी होती है, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी होती है, स्कीम्स वगैरह आते हैं। तो बेसिकली this is also very important as it provides financial support to the industries to reduce the cost and encourage production। ठीक है। ओके। अब चैलेंज क्या है भाई फिस्कल पॉलिसी में? वह है बहुत सारे चैलेंजेस। सबसे पहला तो बैलेंस मेंटेन करना। क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पे, अगर आप सब्सिडी दे रहे हो तो आप अपने पॉकेट से दे रहे हो। रिटर्न में आप थोड़ी ना बोलोगे कि भाई देखो, याद करो हम मैंने आपको सब्सिडी दिया था तो अब आप मुझे मेरे पैसे रिटर्न करो। नहीं। तो ऑब्वियसली आपका एक्सपेंडिचर तो बढ़ेगा, इससे कोई रेवेन्यू तो जनरेट हो नहीं रही है। दिस इज अ फ्री गिफ्ट। ठीक है। तो उसमें बैलेंस मेंटेन करना बहुत बड़ा चैलेंज है। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। ठीक है। समटाइम्स द पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इज वेरी प्रेशराइज्ड ऑन द गवर्नमेंट साइड। ठीक है। तो बेसिकली ये भी एक तरह का चैलेंज है। इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। फॉर एग्जाम्पल कोविड पैंडेमिक में ही आप देख लीजिए कितने फ्लक्चुएशंस हुए, राइट? तो बेसिकली इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो फाइनली फिस्कल पॉलिसी के बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो effective fiscal policy promotes economic stability, growth, equitable distribution of wealth। ठीक है। तो monetary policy, fiscal policy, we have covered it. Now next we will be going to international trade, but before that we will be little bit studying about budget। हम थोड़ा सा बजट के बारे में पढ़ेंगे।